हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, पहले हम वो जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक होती है, उसके अंदर रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं और कंट्री में हर एक नागरिक को उस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के अंदर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब इंडिया के सर्कमस्टेंसेस कैसे थे, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों माना जाता है, किन लोगों ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और ये भी पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यू क्या थी, और साथ में हम दूसरी कंट्री साउथ अफ्रीका उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया। ठीक है, वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, अब वो प्रॉब्लम क्या थी उसी से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिशरों ने 200 साल तक राज किया, वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने राज किया। ठीक है, यही चीज़ साउथ अफ्रीका में और इंडिया के लोगों में कॉमन थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने साउथ अफ्रीका पे भी राज किया था और इंडिया पे भी राज किया था। एक मार्क्स में क्वेश्चन ये आ जाता है, अब साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम्स क्या थी। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिशर्स होते थे गोरे, तो जो लोग गोरे नहीं होते थे ना साउथ में, उनके साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भेदभाव करती थी, और इस भेदभाव के सिस्टम को अपार्थाइड सिस्टम बोला जाता था। ठीक है, अपार्थाइड वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। तो लोगों की रेशियल का मतलब होता है जो लोगों के स्किन कलर को लेके जो भेदभाव होता है ना, तो उसको हम अपार्थाइड सिस्टम बोलते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में था। ठीक है, द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, यानी स्किन कलर के बेस पर लोगों को बांटा गया था। अब कौन कौन से कलर के लोग थे, एक तो थे वाइट, वो थे ब्रिटिशर्स, यानी जो ब्रिटिशर्स थे गोरे थे, जिनकी गवर्नमेंट थी वो थे वाइट, और एक होते थे नॉन वाइट। अब ये नॉन वाइट कौन होते थे, एक तो ब्लैक नेटिव थे, इनका कलर, स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है। ठीक है, दूसरा है कलर्ड। अब ये कलर्ड कौन होते हैं, बहुत सारे लोग काम की तलाश में इंडिया से साउथ अफ्रीका गए थे, तो उनको कलर खा जाने लगा, तो नॉन वाइट के साथ भेदभाव होता था। अब किस तरीके से भेदभाव होता था, यानी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती थी। प्रॉब्लम्स विच नॉन वाइट फेस्ड, पहली प्रॉब्लम है नॉट अलाउड टू लिव इन वाइट एरिया। जो नॉन वाइट लोग होते थे ना, वो वाइट एरिया में, यानी कि जहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे वहाँ पर नहीं रह सकते थे। दूसरा है दे कैन नॉट वर्क इन वाइट एरिया विथआउट परमिशन, यानी जो नॉन वाइट थे वो वाइट एरिया में काम नहीं कर सकते थे बिना परमिशन के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। जो नॉन वाइट्स थे उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। साथ में ट्रेन, बसेस, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक टॉयलेट्स तक वेर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक्स। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन। वाइट और ब्लैक के लिए ये सारी की सारी चीज़ें, यानी ट्रेन, बसेस, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक टॉयलेट सब अलग होते थे, और इसी को ही सेग्रीगेशन पॉलिसी कहा जाने लगा। ठीक है, और साथ में जो ब्लैक्स लोग थे उनको एसोसिएशंस बनाने की भी परमिशन नहीं थी। ब्लैक कॉल्ड नॉट फ्रॉम एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्राइबल ट्रीटमेंट। और ये जो अपार्थाइड सिस्टम है उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे ये लोग। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या कुछ लोगों ने क्या इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई, कभी अपार्थाइड सिस्टम बंद हुआ, या आवाज़ उठाई तो कैसे उठाई। ठीक है, सिंस 1950 द ब्लैक एंड कलर्ड
fought against the apartheid system. बहुत सारे ब्लैक और कलर लोगों ने बोला, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि अपार्टाइड सिस्टम बहुत ही ज़्यादा गलत है. They launched the protest marches and strikes. उन्होंने प्रोटेस्ट करा, मार्चेस करे, स्ट्राइक्स करी. ठीक है. एक पार्टी थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC जिसको बोला जाता है. फुल फॉर्म लिखने के लिए आ जाता है एग्ज़ाम में. was the umbrella organization that lead the struggle against the policies of segregation. This included many workers union and the communist party. ठीक है. जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी कि यार ये जो पॉलिसी है सेग्रीगेशन की, सब कुछ अलग होगा ब्लैक और वाइट के लिए, तो ये सब गलत है, इसको बंद कर देना चाहिए. और इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई बहुत सारे वर्कर्स यूनियन के, और साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ने ANC का अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट किया. ओके. ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और जो कलर लोग थे सिर्फ उन्होंने ही सिर्फ प्रोटेस्ट करा. बहुत सारे जो सेंसिटिव वाइट थे, जो अच्छे वाइट लोग थे, जिनको लगता था कि हाँ यार गलत हो रहा है ब्लैक्स के साथ और नॉन वाइट्स के साथ, तो उन्होंने भी ANC के प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया और उन्होंने भी अपार्टाइड सिस्टम को, जो ये कलर को लेके भेदभाव हो रहा था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई. ठीक है. सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्टाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट. जो आस पड़ोसी कंट्री थी ना साउथ अफ्रीका की, उन्होंने भी बोला कि यार ये जो अपार्टाइड सिस्टम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना वो अपना रही है वो गलत है. ठीक है. बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल. बट जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने क्या किया, लोगों को मारना, ब्लैक और नॉन नेटिव लोगों को मारना जारी रखा. अगर कोई भी ऐसा बंदा ब्लैक या कलर्ड बंदा होता था, अगर वो स्ट्राइक करने जाता था और अगर उसे पुलिस पकड़ लेती थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस थी वो पकड़ लेती थी, तो उनको टॉर्चर किया जाता था, फिर उनको मारा तक जाता था. बहुत सारे ब्लैक और जो कलर्ड लोग थे उनको मारा गया. किसने मारा? वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट ने मारा. ठीक है. और एक पर्सन थे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला. ठीक है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. 1946 के अंदर नेल्सन मंडेला ने और 7 अदर लीडर्स ने अपार्टाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने हल्ला बोल दिया था कि भैया इस अपार्टाइड सिस्टम को बंद करो. और इसी वजह से जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया था नेल्सन मंडेला को. यानी 1964 में उन्होंने जेल में डाल दिया था कि अब ये बंदा कभी भी जेल से बाहर नहीं निकलेगा, जब मरेगा तभी निकलेगा. ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व हुई? क्या वहाँ पर लोगों को राइट्स मिला? क्या ये अपार्टाइड सिस्टम ख़त्म हुआ? बिल्कुल हुआ. इसी के बारे में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टाइड हैड इंक्रीज द वाइट रेजिमिक चार्ज इट्स पॉलिसीज़. जैसे जैसे लोगों को स्ट्रगल बढ़ता जा रहा था, अब बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था. इसलिए जो वाइट गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया. Discriminatory law were repeated, ban on political parties and restrictions on the media were lifted. यानी जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ थे, जो भेदभाव करने वाले लॉ थे, उन्हें वापस ले लिया गया पॉलिटिकल पार्टी पे, और मीडिया पे जो भी बैन और रेस्ट्रिक्शंस थी उनको लेफ़्ट कर लिया. अब पॉलिटिकल पार्टी कोई भी बना सकता है, और साथ ही में जो रेस्ट्रिक्शंस थी मीडिया पे कि मीडिया ये नहीं छाप सकती, वो नहीं छाप सकती, वो भी हटा दिया गया. मीडिया जो सच है वो दिखा सकती है सबको. ठीक है. आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, नेल्सन मंडेला रिलीज फ्रॉम जेल रॉबन आइलैंड प्रिजन. रॉबन आइलैंड प्रिजन जो कि एक जेल का नाम है. रॉबन आइलैंड प्रिजन में हमारे नेल्सन मंडेला को 28 साल तक जेल में
रखा गया था और 28 साल के बाद अब देखो 1964 में उनको जेल में डाला था। 28 साल बाद कितने हो गए, 28 साल बाद यानी 1992 में उनको जेल से रिहा कर दिया गया और उसके 2 साल बाद यानी 1992 के 2 साल बाद 1994 में एट द मिड नाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 डेमोक्रेसी वॉज अडॉप्ट एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मल्टी रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। और उसके बाद 26 अप्रैल 1994 में वहाँ पर डेमोक्रेसी अपना ली गई, यानी अब लोग गवर्नमेंट को चुनेंगे और वो जो गवर्नमेंट थी वो मल्टी रेशियल गवर्नमेंट थी। मल्टी रेशियल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, पहले क्या थे, सिर्फ वाइट ही लोग थे वही गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, पर अब मल्टी रेशियल गवर्नमेंट आ गई थी, यानी बहुत सारे जो ब्लैक और कलर लोग थे उनको भी गवर्नमेंट में बिठाया गया कि आप भी अब गवर्नमेंट बनाओ। सिर्फ और सिर्फ वाइट लोग ही गवर्नमेंट में नहीं थे, अब ब्लैक और कलर लोग भी गवर्नमेंट में थे, ठीक है। पर अभी भी ब्लैक लोगों के मन में, जो नॉर्मल ब्लैक लोग थे उनके मन में और कलर लोगों में के मन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो गोरे लोग थे उनके खिलाफ बहुत गुस्सा था। इस वजह से जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने अपील करी अपने फेलो ब्लैक से कि इन वाइट लोगों को आप माफ़ कर दो। गलत का मतलब गलत नहीं होता, अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उनके साथ गलत करो, ठीक है। और उसके 2 साल बाद यानी 1992 में नेल्सन मंडेला जी को निकाला गया था जेल से। 1994 26 अप्रैल को वहाँ पर डेमोक्रेसी आई और उसी के 2 साल बाद यानी 1996 में वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी एक रूल बुक बनी, ठीक है। और 2 साल बाद वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आया और वहाँ पर उनके लोगों को यानी जो साउथ अफ्रीका के सिटीजन्स थे उनको बहुत ज़्यादा राइट दिए गए जो उनके पास पहले नहीं थे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ कि तो पहले जो प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेसी आने के बाद वो थे नेल्सन मंडेला जी, ठीक है। और उन्होंने अपनी एक बायोग्राफी भी लिखी थी, उसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज सेट ऑफ रिटन रूल दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर। मतलब एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनको मानना पड़ता है उस रूल को जो कि रिटन होते हैं एक बुक के अंदर, ठीक है। और उसी बुक को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक बुक होती है जिसके अंदर सेट ऑफ रिटन रूल्स होते हैं और कंट्री के हर बंदे को उस रूल्स को मानना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइज दैट relationship among citizens and also between the citizens and government। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि एक सिटीज़न को दूसरे सिटीजन्स के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, तो मैं किसी दूसरे के रिलीजन्स के पर्सन की बेइज्जती नहीं कर सकती, उसके रिलीजन को कुछ गलत नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सब रिलीजन्स की रेस्पेक्ट करो, समझ रहे हो। फिर क्या कह रहा है ये, सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, यानी सिटीजन्स और गवर्नमेंट को कैसे रिलेशंस रहेगा। मतलब मान लो अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो सिटीजन्स प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 101% आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, या कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है, या ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर मैंने 4 पॉइंट्स में आपको बताया है। सो फर्स्ट पॉइंट है इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कंडीशंस दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिव टुगेदर। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि रूल्स वगैरह लिखे गए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स वगैरह लिखे गए हैं और ये रूल्स वगैरह को मानते हैं ना, तो हमारे अंदर एक विश्वास है। देखो
ये हमारी कंट्री के अंदर बहुत अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। हम सारे के सारे लोग अलग अलग होने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, क्योंकि हमारा ट्रस्ट है, यानी सारे के सारे लोग साथ में रह पाएँ ये भी विश्वास दिलाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट स्पेसिफिक्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूट। गवर्नमेंट किससे बननी चाहिए ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इसका मतलब है कि आपको पता है कि लोकसभा के अंदर अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 297 से ज़्यादा सीट मिलती है तो उसकी गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, ठीक है। तो यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि गवर्नमेंट को कैसे बनना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट आर द राइट्स ऑफ द सिटीजन। यानी गवर्नमेंट की पावर पर लिमिट भी लगाता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट की पावर पर लिमिट को क्या मतलब है, क्या देखो, क्या कोई भी पीएम या कोई भी चुना हुआ लीडर रोड पे खड़ा होकर 100 लोगों को मार सकता है? नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे इतनी पावर नहीं दी है कि वो अपने लिमिट्स के अंदर ही काम कर सकते हैं, ओके। और साथ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, इट एक्सप्रेस द एज प्रिजनर्स ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी। यानी ये लोगों की इच्छाओं को बताता है कि कैसे एक अच्छी सोसाइटी बननी चाहिए, कैसे सोसाइटी क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। अब एक लास्ट लाइन लिखी हुई है, ये इन चारों पॉइंट से अलग है। ऑल कंट्री दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन नॉट डेमोक्रेटिक बट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ज़रूरी नहीं है जिस भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक हो। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पर लोग अपने रूल को चुने और लोगों के पास इक्वल राइट्स हों। बट जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था 1946 में, जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा रेडी हो गया था। पर फोर्स में कब आए, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल कब स्टार्ट हुए, कब मानना हुआ, वो हुए 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में बनना स्टार्ट हुआ, और वो लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनको चुना गया था, और उन्हीं चुने गए लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला गया। और उनको जब चुना गया तो उनके जब इलेक्शंस हुए थे वो थे जुलाई 1946 में, ठीक है। पर अब हम देखने वाले हैं सर्कमस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब हमारे सर्कमस्टेंस कैसे थे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया वाज स्टिल द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन। मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1946 में, तब हम ब्रिटिशर्स के अंडर में आते थे। सेकेंड पॉइंट है, पार्टीशन ऑफ द कंट्री ऑन रिलीजन बेसिस। और आपको पता है कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट हुआ था, और 1947 के अंदर हमारा पार्टीशन हो गया था। इंडिया के दो टुकड़े हो गए थे, एक था पाकिस्तान और एक था हमारा राजस्थान इंडिया। बहुत बड़े बड़े लेवल पर वायलेंस हुआ, लोगों को मारा गया, काटा गया, 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। और साथ में रिफ्यूजी प्रॉब्लम भी आई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए। उसकी वजह से उनके रहने की प्रॉब्लम्स भी आई गई थी। रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स बेघर हो गए थे वो लोग। साथ में मार्गर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तब जब हमारा इंडियन इंडिपेंडेंट हो गया था, जब
बहुत सारे राजा वगैरह होते थे इंडिया के अंदर, तो उनको बोला कि आप भी इंडिया के अंदर मिल जाओ। साथ में इकोनॉमिकली अ पुअर कंट्री, और उस टाइम पे इकोनॉमिकली भी हम बहुत पुअर कंट्री थे, ठीक है। तो ये हमारे सर्कमस्टेंसेस थे। द पार्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एडवांटेजेस टू द मेक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट पॉइंट है अनलाइक साउथ अफ्रीका दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसेंस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड look like. Much of this concerns had involved during the freedom struggle. देखो, अगर मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था 1996 के अंदर, ठीक है। बट उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उन्होंने पहले से कुछ सोचा ही नहीं रखा था। पर अगर इंडिया के लोगों की बात करी जाए तो इंडिया के जो लीडर थे ना, उन्होंने पहले से ही सोच लिया था। तब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे ना, फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रहे थे ना अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तब ही सोच लिया था कि ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट है इन 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू में आपको बता दूं कौन है, हमारे जवाहरलाल नेहरू है, चाचा नेहरू, उनके पिताजी का नाम है मोतीलाल नेहरू। And right other Congress leaders had drafted and a constitution for India. Future Karachi resolutions of the India National Congress developed on how independent India should look like. Thus, the basic values were accepted by most of the leaders before the working of the Constituent Assembly. Constituent Assembly में आपको बताता है कि क्योंकि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है, ठीक है। तो 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू जी थे और 8 अदर लीडर्स थे। इन्होंने पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट रेडी कर लिया था, यानी बेसिक चीज़ लिख दी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। और जो लीडर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो भी उस पर अपनी हामी भर रहे थे। उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। और ये बात देखो 1928 की है। 1928 में जो कराची रिसोल्यूशंस हुआ था, उनमें ये बात बोली थी मोतीलाल नेहरू ने कि ये बेसिक वैल्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। द फेमिलैरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉलोनियल रूल, तो जब ब्रिटिशरों ने हमारे ऊपर राज किया तो उन्होंने जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाए, जो भी रूल्स वगैरह बनाए, उनको देखकर, उसे सीखकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। एक हमारा प्रॉफिट ये भी था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सिस्टेंस ऑफ कॉलोनियल लॉज लिखे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें कुछ लॉ बनाए थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, तो हमें लाया कि ये रूल अच्छा है, तो हमें उस पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया। यही नहीं, ऐसे बहुत सारे रूल्स थे जो हमने ब्रिटिशर्स से ले लिए क्योंकि वो अच्छे रूल्स थे और रिलीजन्स थे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है लर्निंग फ्रॉम द वेरियस सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमने बहुत सारी कंट्री के बारे में बहुत सारे रूल्स और रिलीजन्स को अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। नेक्स्ट पार्ट में मैं इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करा दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।